बिलासपुर गांव के चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। खेतों के इस पार से उस पार तक नदी बहती थी और दूसरी तरफ एक पहाड़ी थी। नदी और पहाड़ी के बीच की समतल भूमि में बांस के वृक्षों की बहुलता थी। चैत लगते ही इनमें बांस निकलने का काम शुरू हो जाता। बांस निकालने का काम बटाई पर होता था, जिसके पास बांस के वृक्ष से उन्हें बांटकर आधी बांस मिल जाती और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग निठल्ले होकर आम के पेड़ के नीचे शराब पीकर पड़े रहते थे। इन्हीं बेसुध पड़े रहने वालों में से एक था नाम राम सिंह का। राम सिंह एक छोटा किसान था। किसान इसलिए कि उसके पास खेत थे, पर राम सिंह को किसानी का काम कभी नहीं सुहाया, इसलिए वह खेतों को बेचकर खाने लगा। वह दिन भर खाली बैठा रहता और जब पैसों की कमी होती तो खेत का एक टुकड़ा बेच देता। राम सिंह अपने घर में अकेला था। माँ बाप तो उसके कब के गुजर चुके थे और भाइयों ने उसे कब का अलग कर दिया था। काम नहीं करने वाले आदमी को आखिर भला कौन बिठा कर खिलाता है। भाभीियों के रोज रोज के तानों से तंग आकर राम सिंह को भी लगा कि बंटवारा करके अलग हो जाना ही ठीक रहेगा। आखिरकार राम सिंह ने भैयों से अलग होकर अपनी रोटियां खुद सेकने लगा। जब राम सिंह भैयों से अलग हुआ तब उसकी शादी भी नहीं हुई थी। एक बार अब खुद से रोटियां सेकने का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो वह लंबा चलता समय तक चलता रहा। राम सिंह की शादी नहीं हुई थी और भाइयों ने उसकी शादी करवाने में कोई भी रुचि नहीं दिखाई। उसके मन में यह बात शायद चलती रही कि अगर राम सिंह की शादी नहीं होगी तो आखिरकार उसके हिस्से की ज़मीन भी होने की हो जाएगी। जिस आदमी की काफ़ी उम्र बीत जाने पर भी शादी नहीं होती तो उसे रांडा कहा जाता है। शादी की उम्र राम सिंह की कब के निकल चुकी थी एवं गाँव में वह रांडों की श्रेणी में आ गया था। लोग पीठ पीछे उसे रांडा कहने लगे थे। राम सिंह सुबह में रोटियां सेक कर दिन भर खाट पर पड़ा रहता था। उसने अपने हिस्से की जमीन को बटाई पर उठा दिया था। बटाई का मिल जाता, उससे गुजारा करता और ज़रूरत होने पर खेत का एक टुकड़ा बेच देता था। गर्मी के दिनों में जो लोग बांस उतारने का काम करते थे वहीं लोग महुआ चुगने का काम भी करते थे। अब तो राम सिंह की शाम महुआ की मस्ती में ही गुजरती थी। एक दिन शराब के झोंके में रोटी सेकते वक्त राम सिंह का हाथ बुरी तरह जल गया। उस दिन उसे घर में एक औरत की बड़ी कमी महसूस हुई। अगर औरत होती तो उसे अपना हाथ तो इस तरह नहीं जलाना पड़ता, उसने सोचा। उसी पल उसने ठान लिया कि वह कहीं से भी एक औरत लेकर आएगा। वैसे तो वह चोरी छुपे एक औरत के पास जाया करता था, लेकिन उसके बारे में सोचकर उसका मन खट्टा हो गया। उसे वह कैसे अपने घर पर लाकर बिठा सकता था। उसके पास तो पता नहीं कितने लोग जाते हैं। वह तो एक ऐसी औरत लेकर आएगा जो सिर्फ उसी की होगी। भाइयों एवं भाभीियों से तो उसे कोई उम्मीद थी ही नहीं। राम सिंह जिस इलाके का था उस इलाके में जिनकी शादी नहीं हुई होती थी वे कई लोग लड़कियां खरीद कर लाते थे और शादी कर ली थी। राम सिंह ने निश्चय किया कि वह भी अपने लिए एक लड़की खरीद कर लाएगा। अब राम सिंह ने इस दिशा में कोशिश शुरू कर दी। उसकी कोशिश रंग भी लाई और वह एक औरत को खरीद कर लाने में सफल भी हो गया, लेकिन इस चक्कर में उसे अपनी बहुत सारी ज़मीन बेच देनी पड़ी। फिर भी वह खुश था कि उसके घर में कोई रोटी सेकने वाली पत्नी तो आ गई। वह एक गोरे रंग, तीखे नैन नक्शों वाली बहुत ही सुंदर सी औरत थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री साड़ी का पल्लू उल्टा करके पहनती थी जैसे बंगाल बिहार में आम औरतें पहनती है। राम सिंह और उसकी उम्र में बहुत ही अंतर था, 20 साल का अंतर था। गांव वालों का मानना था कि वह उसे कहीं किसी कोठे से खरीद कर लाया होगा, लेकिन राम सिंह इस बारे में किसी से कुछ भी बात नहीं करता था। वह सावित्री पर जान छिड़कता था, उसकी हर एक इच्छा को पूरी करता था। राम सिंह दिन में घर के बाहर खाट पर उघाड़ी दे ही सोया रहता था। सावित्री जब घर में अकेली परेशान हो जाती तब दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। सावित्री अपने घर के पुराने दरवाजे के चौखट से ओट लगाए, सर पर पल्लू डाले एवं पल्लू का एक सिरा अपने दांतों से दबाए उधर से गुजरने लोगों को अक्सर देख जाती थी। वह लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे बंगाली भाषा के अलावा कुछ नहीं आता था। गांव की औरतें जब भी कभी राम सिंह के घर गली बुलावा देने जाती तो वह दौड़ाकर खाट लेकर आती और औरतों को कहती बोसो बोसो। औरतें उसके बोसों पर ठहाका लगाकर हंस देती। हालांकि सावित्री ने धीरे धीरे गांव की भाषा सीख ली थी। राम सिंह के घर में सावित्री के आने के बाद खर्चे बढ़ गए। इसी दौरान उसने दो बच्चों को भी जन्म दिया। राम सिंह के पास पहले से ही छोटी सी जमीन थी। उन्हीं खेतों को बेच बेच कर खा रहा था, लेकिन बेच कर खाने से तो सोने का पहाड़ भी कम पड़ने लगता है। फिर राम सिंह के खेतों की बात ही क्या थी। एक दिन ऐसा आया जब राम सिंह के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राम सिंह 60 साल पार कर चुका था। उससे अब नया कोई काम होने वाला नहीं था और सच तो यह है कि गांव में नया काम करने की कोई संभावना भी नहीं थी। जिंदगी भर बैठकर खाने वाला आदमी राम सिंह शारीरिक परिश्रम वाला काम भी नहीं कर सकता था कि मजदूरी करके अपने लिए दो रोटी कमा ले और परिवार का पेट भर सके। कई दिनों तक तो पैसा उधार लेकर काम चला, पर जब भूखे मरने की नौबत आ गई तो एक दिन राम सिंह घर छोड़कर भाग गया।
सावित्री अब उस गांव में अकेली और बिना किसी सहारे के हो गई थी, पर उसे तो अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चों का सहारा बनना था। भूख कभी किसी की सगी नहीं होती। अब सावित्री के बच्चे भूख से बिलबिलाने लगे तो माँ का ममताई दिल बैठ गया। पड़ोसियों से दो रोटी की भीख मांग कर लाई, लेकिन रोटी के साथ राम सिंह के हिजड़ा होने का ताना भी मिला, जो अपने बीवी बच्चों को इस हाल में छोड़कर भाग गया। सावित्री को अपने पति के बारे में ऐसा सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर अब सावित्री के पास सुनने के सिवा कोई और विकल्प भी नहीं था। जिसका पति घर छोड़कर चाहे भाग जाए, उसके पड़ोसी भी अच्छे नहीं होते। पड़ोसियों ने जल्द ही कानाफूसी करनी शुरू कर दी कि अब क्या करेगी बेचारी। अब सावित्री कभी विचार करती कि कुएं में कूद जाए, लेकिन बच्चों का ख्याल उसके पैरों को रोक लेता। कभी विचारती कि बच्चों समेत ही कुएं में कूद जाए, फिर सोचती कि आखिर बच्चों की जान लेने का अधिकार उसे किसने दिया है, तो फिर वह क्या करे। सावित्री खरीद कर लाई गई थी, इसलिए माँ बाप और मायके का संबंध तो कब का पीछे छूट गया था। एक दिन रिश्ते का भतीजा थोड़ा सा चावल लेकर आया। सावित्री को थोड़ी की जीवन की आस बंधी, परंतु एक से चावल हाथ देते दूसरे हाथ ने उसे सावित्री का हाथ पकड़ लिया। तभी सावित्री कहती है, ये क्या करते हो आप, मैं आपके माँ जैसी हूँ। सावित्री ने हाथ को दूर करते हुए कहा। भतीजा तो वहाँ से चला गया और साथ में लाए हुए चावल भी ले गया, और अब सावित्री की एक शाम के खाने की आस भी चली गई। आंगन में पाँव पसारे बेटे भूख से बेसुध खाट पर पड़े थे। सुबह से उन्हें पानी पिलाकर बहला रही थी, पर पानी पिलाकर बच्चे तो बहल जाते हैं, भूख को फुसलाना संभव नहीं। वह फिर आकर खड़ी हो जाती। शाम के धुंधलके में सावित्री बच्चों को साथ लेकर घर छोड़कर वह सोचकर निकल पड़ी कि या तो बाहर निकल कर रोटी का इंतजाम करेगी या फिर बच्चों के साथ कहीं जान दे देगी। सावित्री के गांव के से निकटवर्ती कस्बे की दूरी 5 किलोमीटर थी। भूख से बेहाल सावित्री कस्बे के बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते बेसुध हो गई। सड़क किनारे गड़े प्याऊ से पानी पीकर वह वहीं एक झोपड़ी नुमा होटल के बाहर कटे हुए पेड़ की भांति गिर गई। मानसिक रूप से बटोरी गई सारी शक्तियां मानो टूट कर बिखर गई थी। अब धीरे धीरे रात का अंधेरा गहराने लगा था। छोटे से कस्बे में इस समय किसी भी सवारी गाड़ी के चलने की अब कोई संभावना नहीं थी। थोड़ी देर में जब उसने जरा सा होश संभाला तो देखा कि दोनों बच्चे भूख से बिलख रहे थे और जमीन पर लेटे लेटे रो रहे थे। छोटा वाला बच्चा तो एकदम अधमरा सा हो गया था, वह ठीक से रो भी नहीं पा रहा था, उसकी आंखें पीली पड़ गई थी। सावित्री ने साहस करके होटल वाले से कहा, भैया एक रोटी दे दो, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, पैसे हैं। होटल वाले ने कहा। सावित्री कहती है, पैसे तो नहीं है भैया। पैसे नहीं है तो रोटी क्या फ्री में मिलती है, चल भाग यहाँ से। होटल वाला चिल्लाया, भैया मेरा बच्चा मर जाएगा, भैया रोटी दे दो, बदले में तुम जो कहोगे मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। सावित्री ने कहा, अच्छा तो पहले काम कर दे फिर रोटी लेना। होटल वाले ने उसे कहा और उसकी देखते हुए कहा, क्या काम है भैया, बोलो। सावित्री ने मुंह से धीमी सी आवाज़ निकाली, गोद में जो बच्चा है इसको नीचे रखो और अंदर आओ। होटल वाला उसे होटल के पीछे बने कमरे में ले गया, जिसमें गेहूं की बोरियां और होटल में काम आने वाले सामान रखे थे। होटल वाले ने सावित्री को धकेल कर बोरियों पर गिरा दिया। कई दिनों की भूखी सावित्री लाश की तरह बोरी से लुढ़क कर नीचे गिर गई। होटल वाले ने उसे उठाकर फिर से बोरी पर रखा। ठीक से बैठ, होटल वाला चिल्लाया। क्या करना है भैया, सावित्री ने मिमियाते हुए पूछा। तेरी आरती उतारनी है, टाइम खराब मत कर, रोटी चाहिए तो जल्दी कर, नहीं तो फिर भाग यहाँ से। ऐसा न करो भैया, कोई और काम करवा लो, मैं जूठे बर्तन धो दूंगी। सावित्री ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जूठे बर्तन धोने के लिए बहुत नौकर पड़े हैं, यहाँ देख अभी दुकानदारी का टाइम है, टाइम खराब मत कर, करती है तो बोल, नहीं तो भाग यहाँ से। बाहर सावित्री के छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ स्पष्ट आ रही थी। वह सुन सावित्री विचलित हो उठी। आखिर कोई माँ अपने बच्चों को भूखा कैसे मरने दे सकती है, चाहे इसके लिए खुद को कितनी बार ही क्यों न मरना पड़े। उसने आंखें बंद कर ली और अपना शरीर बेजान अवस्था में छोड़ दिया। होटल वाला अपने काम में लग गया। उसके मुंह से उसे तंबाकू की भयानक बदबू आ रही थी। कमरे में कोई दरवाज़ा या कोई पर्दा का इंतजाम भी नहीं था। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसके बच्चों के लिए एक रोटी का इंतजाम तो हो गया। लेकिन अगर भूखे को रोटी मिलना इतना ही आसान होता है तो कोई बच्चा भूख से कभी नहीं मरता। अभी होटल वाला उठ ही रहा था कि कमरे में एक आदमी और आ गया, आकर खड़ा हो गया। वह किसी बस का ड्राइवर लग रहा था। सावित्री ने अपने आँख के आंसू पोंछे और अपने कपड़े संभालने लगी। तभी ड्राइवर ने आकर फिर से आटे की बोरी पर उसे पटक दिया और हंसते हुए कहा, जाती कहाँ है, हम भी हैं। तभी सावित्री गिड़गिड़ाते हुए कहती है, भैया हमको जाने दो, हमारा बच्चा भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। सावित्री ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई। भैया आपने कहा था आप रोटी दोगे, आपने जो कहा मैंने किया, भैया अब रोटी दे दो, भैया मेरा बच्चा भूख से मर जाएगा, आपका पैर पकड़ते हैं भैया, इतना निर्दयी मत बनो भैया। सावित्री ने होटल वाले से दया की भीख मांगते हुए कहा। अब सावित्री की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, उसका गला बिल्कुल ही सूख गया था। होटल वाले ने चिल्लाकर कहा, अगर थोड़ा काम कर देगी तो तेरा कुछ घट जाएगा।
घट जाएगा क्या? होटल वाले ने हंसते हुए ड्राइवर को इशारा कर दिया। ड्राइवर भूखे कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ा। सावित्री मृतदेह की तरह पड़ी रही थी। उसके देह से संवेदना बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। उसे कुछ भी अब महसूस नहीं हो रहा था। तुरंत ही यह खबर पूरे बस स्टैंड में फैल गई कि होटल में माल आया हुआ है। रात गहराने के साथ साथ बस स्टैंड में रात बिताने वाले ड्राइवर, खल्लासी और दलाल होटल के उस कमरे में आते रहे और निकलते रहे। कुल मिलकर 15 जानवरों ने उस रात उसे लाश के साथ अपनी हवस पूरी की। बाहर दो निरीह बच्चे भूख से तड़प मर गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।